आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज की बात करने वाले हैं जिनका नाम आते ही एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ एक साथ जहन में आ जाता है। धर्मेंद्र। और सिर्फ नाम नहीं, एक पूरा दौर, 6 दशक से ज्यादा, 300 से ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी कहानी है। हाँ, तो आज जो हमारी चर्चा है उसका आधार है किताब धर्मेंद्र सिनेमैटिक क्रॉनिकल ऑफ फिल्म्स एंड ऑनर्स। और हम इसी के जरिए मतलब उनके इस लंबे सफर के कुछ खास पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस फिल्मों की एक लिस्ट नहीं होगी। नहीं, हम ये जानेंगे कि वो एक सुपरस्टार से बढ़कर एक संस्था कैसे बने। तो शुरू करें? बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? कि धर्मेंद्र की कहानी कोई सीधी लाइन में नहीं चलती। हाँ, उस दौर में ज्यादातर स्टार्स वो क्या कहते हैं, टाइपकास्ट हो जाते थे। हाँ, एक ही छवि में बंध जाते थे। बिल्कुल। पर धर्मेंद्र ने इस चीज को तोड़ा, और कमाल यह है कि दर्शकों ने उन्हें हर रूप में पसंद किया। ये उनकी नहीं, ये उस दौर के दर्शकों की भी कहानी है। तो चलिए इसी बदलाव से शुरू करते हैं। स्रोत में जिक्र है 1966 की फिल्म फूल और पत्थर का। इसे उनकी पहली बड़ी एक्शन और सोलो हिट बताया गया है। मुझे हमेशा ये लगता है कि उस वक्त मतलब जब राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे रोमांटिक हीरो का दौर था, हाँ बिल्कुल, तब एक रफ टफ एक्शन हीरो को दर्शकों ने हाथों हाथ कैसे ले लिया। क्या माहौल बदल रहा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। फूल और पत्थर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो एक तरह का ऐलान था। अच्छा। उस जमाने के हीरो ज्यादातर मतलब नरम दिल, चॉकलेट बॉय टाइप होते थे। पर इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार शाका, वो एक अपराधी है, थोड़ा गुस्सैल है, समाज के नियमों को नहीं मानता पर दिल का अच्छा है। ये एक तरह से एंग्री यंग मैन का शुरुआती रूप था, जिसे बाद में अमिताभ बच्चन ने उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया ही-मैन दिया। दर्शकों ने शायद पहली बार एक ऐसा हीरो देखा जिसकी शरीर पर शर्ट कम और मर्दानगी ज्यादा दिखती थी। मतलब ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये एक एटीट्यूड था। हाँ, और एक ऐसा एटीट्यूड जो जमीन से जुड़ा था। वो कोई ग्रीक गॉड नहीं लगते थे, वो अपने से लगते थे। पंजाब का एक नौजवान जो माचो है पर आंखों में एक मासूमियत भी है। फूल और पत्थर ने इसी छवि की नींव रखी। और फिर जैसा स्रोत में बताया गया है, 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश। हाँ, इस फिल्म ने तो उस पर एक मजबूत इमारत ही खड़ी कर दी। इस फिल्म ने तो उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर पूरी तरह स्थापित कर दिया था। स्थापित ही नहीं बल्कि एक्शन का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। डाकुओं से लड़ने वाला एक अकेला हीरो, ये फॉर्मूला तो आज भी चलता है। सही बात है। पर उस फिल्म में धर्मेंद्र ने सिर्फ मारपीट नहीं की, उन्होंने उस किरदार को एक ग्रामीण पहचान दी। वो शहर का हीरो नहीं था जो गांव बचाने आया है, वो गांव का ही बेटा था। अच्छा। लोगों ने सीधा कनेक्ट किया। इसके बाद तो बस निर्माता लाइन लगाकर खड़े थे। सबको पता था कि अगर फिल्म में जबरदस्त एक्शन चाहिए तो नाम एक ही है, धर्मेंद्र। तो ये ही मैन की छवि और भी मजबूत होती गई। पर क्या इसका कोई नुकसान भी हुआ? मतलब क्या वो इस छवि में बंध गए? यही तो कमाल है। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। जिस वक्त वो मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में कर रहे थे, ठीक उसी दौर में वो ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ भी काम कर रहे थे। अच्छा। एक तरफ मारधाड़ और दूसरी तरफ 1975 में आई चुपके चुपके। आहा, प्यारे मोहन आज भी उस किरदार पर मीम बनते हैं। बिल्कुल। एक एक्शन हीरो को शुद्ध हिंदी बोलते देखना, वो भी एक ड्राइवर के रोल में, ये तो बड़ा साहसी कदम था। था। और कहते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे बस इतना कहा था कि धर्मेंद्र तुम सेट पर आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल थी। जरा सोचिए, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश, इन सबके बीच एक ऐसा किरदार निभाना जो पूरी फिल्म में अपनी पहचान छुपा रहा है और उसे इतनी आसानी से निभा ले जाना, ये उनकी रेंज दिखाता है। और ये सिर्फ कॉमेडी तक नहीं रुका। स्रोत में सत्यकाम और अनुपमा का भी जिक्र है। सत्यकाम को तो कई लोग उनके करियर की बेस्ट फिल्म मानते हैं, और माननी भी चाहिए। सत्यकाम में सत्यप्रिया का किरदार वो उनकी ही-मैन वाली छवि से बिल्कुल उलट था। एक ऐसा आदर्शवादी इंसान जो सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। उस किरदार में एक ठहराव था, एक दर्द था, एक ईमानदारी थी, जिसे धर्मेंद्र ने अपनी आंखों से बयां किया। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद उतनी नहीं चली, पर उसने ये साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं है, एक बेहतरीन अभिनेता है। सही कहा। और अनुपमा में भी वो शर्मीला कवि जैसा लेखक का किरदार ये दिखाता है कि वो किसी भी छवि में कैद नहीं थे।
वो एक ही समय पर बॉक्स ऑफिस के किंग भी थे और क्रिटिक्स के फेवरेट भी। तो पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे एक ही मैन का जन्म हुआ, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस एक्शन हीरो ने अपनी कला के अलग अलग रंग दिखाए। और फिर आता है साल 1975, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ चुपके चुपके और दूसरी तरफ शोले। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक राष्ट्रीय धरोहर जैसी है। सही कहा। और वीरू का किरदार, आज भी दोस्ती की मिसाल जयवीरू से दी जाती है। वीरू का किरदार धर्मेंद्र के स्टारडम का निचोड़ है। वो मजाकिया है, रोमांटिक है, वफादार दोस्त है और जरूरत पड़ने पर एक जबरदस्त लड़ाका भी। बिल्कुल। उस एक किरदार में कितने सारे शेड्स थे। वो टंकी वाला सीन, सुसाइड, आज भी लोगों को याद है। एक ही सीन में कॉमेडी, ड्रामा, प्यार, सब कुछ था। हाँ, और वीरू के किरदार ने धर्मेंद्र को घर घर का हीरो बना दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर कोई वीरू जैसा दोस्त चाहता था। इस फिल्म ने उन्हें लोकप्रियता के उस शिखर पर पहुंचाया जहां पहुंचना हर एक्टर का सपना होता है। और इस लोकप्रियता का असर उनके करियर के आंकड़ों पर भी दिखता है। बहुत गहरा असर। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में बतौर हीरो काम करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है साल 1987 का। बताइए। स्रोत के मुताबिक उस एक साल में उनकी 9 फिल्में सफल रहीं। 1 मिनट, 9 हिट फिल्में एक साल में? हाँ, 9। आज के जमाने में तो एक एक्टर एक साल में एक हिट दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब क्या वो दिन रात शूटिंग ही करते थे? लगभग वैसा ही था। वो दौर ही अलग था। एक दिन में 3-3, 4-4 फिल्मों की शूटिंग होती थी। अच्छा। लेकिन 9 हिट फिल्में देना सिर्फ मेहनत नहीं है, ये उनकी बेजोड़ लोकप्रियता को दिखाता है। इसका मतलब था कि दर्शक उन्हें पर्दे पर देखने के लिए भूखे थे। निर्माता उन पर आंख बंद करके पैसा लगा रहे थे क्योंकि धर्मेंद्र का नाम ही गारंटी बन गया था। ये उनके स्टारडम का पीक था। बिल्कुल, चरम था। अच्छा, तो कैमरे के सामने तो वो कमाल कर ही रहे थे, पर वो कैमरे के पीछे भी उतने ही माहिर थे। हाँ। एक निर्माता के तौर पर 1990 में घायल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। हाँ। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उनके सिनेमा की समझ को दिखाता है। स्रोत में इस पर कुछ है कि उन्होंने ये फिल्म बनाने का रिस्क क्यों लिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में घायल एक रिवेंज ड्रामा थी, लेकिन उसमें सिस्टम के खिलाफ एक गुस्सा था जो 80 के दशक के आखिर में युवाओं से जुड़ रहा था। धर्मेंद्र ने उस नब्ज को पकड़ा। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी जो उस दौर की बेचैनी को आवाज दे रही थी। और राजकुमार संतोषी जैसे नए निर्देशक पर भरोसा किया। बिल्कुल, और अपने बेटे सनी देओल को एक ऐसी भूमिका दी जिसने उनके करियर को एक नई जिंदगी दे दी। तो ये एक पिता का अपने बेटे के लिए उठाया गया कदम भी था और एक प्रोड्यूसर का दूरदर्शी फैसला भी। दोनों चीजें थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, वो भी बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, इस बात पर मोहर लगाता है। सरकार ने भी माना कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मनोरंजक और सार्थक फिल्म है। और सम्मानों की बात करें तो ये सिलसिला रुका नहीं। 2012 में उन्हें पद्म भूषण मिला, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। जी। ये सिनेमा में उनके इतने सालों के काम को एक सलाम था। लेकिन मैं एक और बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। बताइए। स्रोत बताता है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार कभी नहीं मिला, लेकिन वो 7 बार नॉमिनेट हुए थे। 7 बार नॉमिनेट होना, और वो भी अलग अलग दशकों में, ये तो जीतने से भी बड़ी बात हो सकती है। मैं तो यही मानता हूँ। अवार्ड जीतना तो कई बार उस साल की दूसरी फिल्मों पर भी निर्भर करता है, पर 7 बार नॉमिनेट होने का मतलब है कि आप लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं। सही बात है। फूल और पत्थर से लेकर सत्यकाम और शोले तक हर दौर में उनके काम को साल के बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना गया। ये उनकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सबूत है। बाद में 1997 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो शायद इंडस्ट्री की तरफ से एक तरह की भरपाई थी। हाँ, कह सकते हैं कि हम आपको पहले ये सम्मान नहीं दे पाए। तो शोले ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। बिल्कुल। पर उनकी ऑन स्क्रीन कामयाबी के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। बिल्कुल, और स्रोत भी इस पहलू पर बात करता है। उनकी 2 शादियां, प्रकाश कौर और फिर सुपरस्टार हेमा मालिनी से, ये उस दौर की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी, और इसी से एक फिल्मी राजवंश की नींव पड़ी। उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल खुद बड़े स्टार बने। बेटी ईशा देओल ने भी काम किया। जी, और आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी इंडस्ट्री में है। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू है जो बहुत दिलचस्प है।
उनका कवि होना, प्रकृति से प्रेम, खेती-बाड़ी में रुचि, ये उनकी ही-मैन वाली छवि से कितना अलग है। और यही उनके व्यक्तित्व की असली खूबसूरती है। पर्दे पर जो आदमी ट्रक उठा लेता है, 100 गुंडों से अकेला लड़ता है, असल जिंदगी में वो खेतों में काम करना पसंद करता है, कविताएं लिखता है, वो बेहद संवेदनशील हैं। ये उनकी जमीन से जुड़े होने की निशानी है। बिल्कुल। वो शायद कभी भूले ही नहीं कि वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आए हैं, और इसीलिए उनके स्टारडम में एक भोलापन, एक सच्चाई हमेशा रही जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। और शायद इसी सच्चाई की वजह से उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा है, मतलब वो आज भी काम कर रहे हैं। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका किरदार, उस फिल्म में तो वो कहानी की आत्मा थे, एक ऐसा इंसान जो अपनी पुरानी यादों में खोया है, और जिस तरह उन्होंने उसे निभाया, बिना ज्यादा डायलॉग के, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी मुस्कुराहट से, कमाल था। हाँ, नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी उनके काम को बहुत सराहा। ये साबित करता है कि एक महान कलाकार कभी अप्रासंगिक नहीं होता। उनकी अपील समय से, पीढ़ियों से परे है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो क्या कहेंगे? धर्मेंद्र सिर्फ एक सफल अभिनेता नहीं है, वो एक्शन की परिभाषा है, वो कॉमेडी की टाइमिंग है, वो सत्यकाम जैसे किरदारों की आत्मा है। सही कहा। वो भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़े बिना आप हिंदी फिल्मों के इतिहास को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। और आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र की इतनी लंबी और विविध फिल्मोग्राफी को देखते हुए ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अगर उनके पूरे करियर को किसी एक किरदार में समेटना हो तो वो कौन सा होगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। क्या वो शोले का जिंदा दिल और दोस्ती निभाने वाला वीरू है, या फिर सत्यकाम का वो आदर्शवादी नायक जो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, या फिर फूल और पत्थर का वो ही मैन जिसने हिंदी सिनेमा के हीरो की परिभाषा ही बदल दी? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं, और यही एक महान कलाकार की असली पहचान है। वो किसी एक छवि में, किसी एक किरदार में कैद नहीं हो सकते। वो इन सभी किरदारों का एक मिश्रण है, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा उनकी कहानी